हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर सी मिश्रा और ये हैं अभिनव जी हैं और ये हैं संजय जी। संजय जी और अभिनव जी दोनों लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब एलएलबी के स्टूडेंट हैं और ये इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इंटर्नशिप में आज हम ये डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली एक चीज़ें मैं बहुत अच्छे से क्लियर जो चीज़ें बता दूँ कि अगर कोई पर्सन अगर लॉ ग्रेजुएट होने के बाद एलएलबी करने के बाद अगर वो क्रिमिनल मैटर में अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो ये सच बात यही है कि अगर बेसिकली वो एडवोकेट में प्रैक्टिस करना चाहता है तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो किसी भी कॉलेज से पढ़े, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप किसी अच्छे सीनियर के साथ या फिर अच्छे गाइडेंस के साथ, अच्छे इन्वायरमेंट के साथ आप चीज़ें सीखिए और तब जाके आप अपनी उस जो आपकी एडवोकेसी लाइन है उस लाइन में आपका किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं ये मैटर बहुत ज़्यादा नहीं करता है। बस आप किस सीनियर के साथ और कितना आपके अंदर डेडिकेशन है और कितना आपके अंदर लर्निंग डिजायर है और किस तरीके से आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को समझते हैं, क्योंकि जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है वो प्रैक्टिकली कॉलेज में ठीक है, कई अच्छे कॉलेज है जहाँ पे मूट कोर्ट हर चीज़ की फैसिलिटीज होती है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच में और जजमेंट भी अभी अपेक्स कोर्ट का आया है कि अगर कोई आदमी जज बनना चाहता है तो उसके लिए 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस कंपलसरी है। मतलब एलएलबी करने के बाद अगर वो पर्सन जजशिप में जाना चाहता है, मजिस्ट्रेट बनना चाहता है, तो उसके लिए 3 साल की मैंडेटरी क्या है कि वो फॉर्म जेएमएफसी हो गया फर्स्ट क्लास के लिए या यूपी में हो गया, अगर वो जजेस के लिए अपना वैकेंसीज के लिए भी जाना चाहेगा तो मिनिमम 3 साल की प्रैक्टिस पीसीएसजे के लिए 3 साल की मिनिमम क्राइटेरिया। तो 3 साल में इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है जिससे वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को समझ सके, प्रैक्टिकल अप्रोच में समझ सके। अच्छा, जैसे क्रिमिनल मैटर में क्या चीजें आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व किया पिछले कुछ दिनों से ये हमारे साथ है, इंटर्नशिप के लिए है, तो कुछ चीजें आपने क्या देखा होगा कि हम लोग सुबह एडजर्नमेंट एप्लीकेशन लगाते हैं, राइट? क्या चीजें एडजर्नमेंट एप्लीकेशन हम लोग लगाते हैं? क्या मैंने आपसे बताया था कि एडजर्नमेंट एप्लीकेशन क्रिमिनल मैटर में क्या चीजें बताया था मैंने आपको? अगर क्रिमिनल मैटर होता है तो अगर जैसे उसमें किसी ने जिसके प्रतिवादी है वो उपस्थित होना चाहिए या उनके लॉयर किसी न किसी को हाँ, बिल्कुल सही उपस्थित बात होना है कि चाहिए। मतलब जो क्रिमिनल मैटर है, क्रिमिनल मैटर में जो एक कंप्लेनेंट होता है, मतलब स्टेट एजेंसी उसको रिप्रेजेंट करती है और दूसरा एक्यूज होता है। तो एक्यूज के बारे में एक्यूज को जो भी प्रोसीडिंग, जो भी डेट पड़ रही है उस डेट पे उसको या तो खुद वो अपीयर हो कोर्ट की प्रोसीडिंग में या फिर अपने एडवोकेट के माध्यम से अपीयर हो। तो अगर वो पर्सन नहीं होता तो हम लोग उसको एडजमेंट एप्लीकेशन सुबह कोर्ट में उस पर्सन के बारे में जमा करते हैं। इसमें लिखते हैं कि आज वो उसके रीजन लिखते हैं कि क्यों वो पर्सन नहीं आता। तो सीखने वाली बात है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो एक्यूज पर्सन होता है वो क्रिमिनल जितनी भी प्रोसीडिंग ट्रायल कोर्ट में रहेगा, जब तक कि कोर्ट ने उसको मैंडेटरी उसको माफ ना की हो, बहुत रेयर केस अगर हीनियस ऑफेंस का है तो कोर्ट करती भी नहीं, तो अगर वो है तो वो थ्रू काउंसिल मतलब एडवोकेट के माध्यम से या फिर वो इन पर्सन खुद ही वहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग को उसको कॉपरेट करना। अगर नहीं आएगा तो क्या होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, मान लीजिए वकील साहब ने एडवोकेट के माध्यम से क्लियर नहीं हुआ और दूसरी चीज अगर उसने वो खुद भी नहीं आया तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसके नाम पे वारंट भेजेगी, वारंट कर देगी, राइट? क्योंकि अगर ट्रायल चल रही है तब की बात, उन्होंने सम्मन के बारे में बात की, सम्मन तब भेजेगी। चार्जशीट आ गया, चार्जशीट के बाद कोर्ट आपको अभी आपको जानकारी नहीं तो कोर्ट जानकारी के लिए सम्मन करती है। लेकिन अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग रन कर रही है, चाहे वो मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट ट्रायल केसेस हो या फिर सेशन ट्रायल केसेस, दोनों केसेस में चाहे स्पेशल एक्ट हो, उन सारे केसेस में अगर ट्रायल प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब एविडेंस स्टेज से फाइल है या जो जिस ट्रायल स्टेज से फाइल है, तो डेफिनेटली आपको क्या है, ईच एंड एवरी डेट आपको जो भी ट्रायल की थ्रू काउंसिल या फिर आप एडवोकेट के बाद थ्रू काउंसिल या फिर इन पर्सन आपको प्रेजेंट होकर ट्रायल प्रोसीडिंग को आपको कॉपरेट करना। अगर आप नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये चीजें। और क्या चीजें बेसिकली आपने देखा होगा, अलग अलग टाइप के कोर्ट्स हैं। जैसे प्रैक्टिकली हम लोग अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने कितने टाइप के कोर्ट्स देखे हैं? जैसे किस किस टाइप के कोर्ट्स आपने देखे हैं यहाँ पे? जैसा क्या नाम है, सिविल कोर्ट हो गया। हाँ, सिविल कोर्ट हो गया, सही है। इसमें जो है 500 वाला हो गया। अच्छा, क्रिमिनल मैटर में जैसे पास्को क्रिमिनल मैटर वाले जो 500 हो गया, सब क्या नाम है, गैंगस्टर हो गया। पास्को हो गया, गैंगस्टर हो गया, गैंगस्टर हो गया राइट। सब। तो और पास्को कोड किस पर्पज के लिए है? जैसे पास्को कोड किस टाइप, पास्को एक स्पेशल कोड, पास्को एक स्पेशल एक्ट जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में नहीं एप्लीकेबल है। 370 के बाद से
ये क्या है कि और वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो प्रोसीजर है, जैसे सीआरपीसी है पहले, और पहले बीएनएसएस थी, ये पूरे इंडिया में क्या है अप्लीकेबल है। ये प्रोसीडिंग हमारे यूपी में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, हर एक जगह पे होगा। अगर कुछ स्टेट में कुछ उसमें उसमें अपडेट कर देते हैं, करेक्शन कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यही प्रोसीडिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लीकेबल है। तो पासपोर्ट के बारे में बात करें तो पासपोर्ट के लिए स्पेशल एक्ट है, ये बिल्कुल सही है। पासपोर्ट में जो जज होता है, वो किस मजिस्ट्रेट नहीं होता, वो एडीजी रैंक का अधिकारी होता है, राइट। और पासपोर्ट में किस टाइप के मामले आते हैं? जैसे लड़का या लड़की जो है, हाँ, ये बात आपने नाबालिग को, हाँ, जैसे जो है कि अगर किसी लड़की के साथ वो जो है, किसी लड़की की उम्र 25 साल है, हाँ, उसने ये लिखवा दिया, उसके नाम मुकदमा कर दिया कि हमारा इससे 10 साल से रिलेटिव है, हाँ, तो पासपोर्ट के अंतर्गत आ जाता है। पासपोर्ट मतलब कहने का मतलब है कि पासपोर्ट जो एक्ट है उसमें चाहे कोई विक्टिम जो परेशान है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। लड़का भी कह सकता है कि मुझे इस लड़की ने जैसे कोई एक लड़का है, बताया आपने भी कि लड़का और लड़की वो जेंडर न्यूट्रल है, मतलब इसमें पासपोर्ट में लड़का भी विक्टिम हो सकता है, लड़की भी विक्टिम हो सकता है। और अगर उन लोगों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, कब हुआ? जब उनकी एज 18 साल से कम। तो अगर उनके साथ ऑफेंस होगा तो इस टाइप के मामले को कौन डील करता है? पास्को में जाता है, पास्को एक्ट में। पास्को एक्ट का के लिए स्पेशल कोर्ट है, और जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी पास्को के लिए कोर्ट। तो एक हम लोगों ने ये कोर्ट देखा, पास्को। और दूसरे किस टाइप के कोर्ट आपने देखा होगा? एससी एसटी देखा। एससी एसटी के बारे में क्या चीजें हैं? एससी एसटी में कौन से मामले जाते हैं? आप बताइए। एससी में जैसे कोई भी एससी से अदर कास्ट का जो है, जो एससी जनरल के लोग हैं, हाँ, जो एससी को किसी प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, चाहे सूचक गालियां देते हैं, मारते हैं, या किसी प्रकार से करते हैं, तो उनके ऊपर जो है एससी एसटी जो है मुकदमा दायर होगा। मतलब अगर कोई पर्सन है जो विक्टिम है वो एससी और एसटी कम्युनिटी का होना चाहिए, और जो एक्यूज्ड पर्सन है वो नॉन एससी एसटी कम्युनिटी से होना चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, मतलब एससी एसटी कैटेगरी में नहीं आता, अगर उसने किसी एससी एसटी कम्युनिटी के साथ इसलिए ऑफेंस किया क्योंकि वो एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो इस सिचुएशन में हम वो केस किस पे जाएगा? एससी एसटी कोर्ट पे जाएगा। एक स्पेशल कोर्ट ये भी है, और इसमें भी एडीजी रैंक का अधिकारी बैठा, और ये सेशन ट्रायल केसेस है। पासको भी सेशन ट्रायल में आता है, और एससी एसटी भी एससी एसटी सेशन ट्रायल कोर्ट में भी आता है। इसके लिए भी एडीजी रैंक का अधिकारी होता है। और कौन से कोर्ट आपने देखा है? जिला कोर्ट, जिला जज की कोर्ट देखा है, राइट। जिला की सबसे बड़ी कोर्ट इसके एडीजे फर्स्ट देखा है, राइट। इसके बाद आप भी कोर्ट हैं, जैसे और दूसरी गैंगस्टर कोर्ट देखा है। हाँ, गैंगस्टर जैसे हम लोग यूपी में हैं तो यूपी गैंगस्टर एक्ट, अगर कोई पर्सन किसी पर्सन के अगेंस्ट में यूपी गैंगस्टर एक्ट का जो ट्रायल चलता है उसके लिए भी एक स्पेशल कोर्ट बनती है। तो स्पेशल कोर्ट ही एडीजी रैंक का अधिकारी होता है, और उसके लिए भी स्पेशल कोर्ट है। वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में गैंगस्टर के लिए भी स्पेशल कोर्ट होती है। और कौन से कोर्ट आपने देखा हमारे यहाँ पे जो चीजें चलती है? जो सिविल में आता है, सिविल कोर्ट भी है, राइट। सिविल कोर्ट जैसे हमारे यहाँ जैसे सिविल कोर्ट में उसका एक प्राइस वैल्यू होती है किसी प्रॉपर्टी का, उसी हिसाब से कोर्ट फीस लगती है। तो अगर उसकी मालियत उसमें जैसे हम लोगों में सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट जैसे होती है, उसी तरीके से उसमें मालियत में अगर उसकी अमाउंट कम है, जो लिमिट बताई गई है उसमें है, तो जूनियर डिवीजन की यहाँ रहेगी, नहीं तो फिर सीनियर डिवीजन की यहाँ रहेगी। तो कुछ इस तरीके का उनका भी जुडिक्शन होता है। उस जुडिक्शन के हिसाब से वहाँ पे केसेस फाइल होते हैं, सिविल सूट फाइल किया जाता है। तो उसके लिए जो कोर्ट है वो यही है कि अगर उसका अमाउंट कम है, जो क्राइटेरिया है, तो वो जूनियर डिवीजन में आएगा, नहीं तो अगर उसकी मालियत ज़्यादा है तो वो सीनियर डिवीजन में जाता है। तो उसके भी कोर्ट होते हैं, तो वो भी है सिविल कोर्ट। अच्छा, जिला जज के बारे में भी डिस्कस आपने किया। जिला जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बोला जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज तब होता है जब वो सिविल मैटर को देखता है। सेशन कोर्ट तब हो जाता है जब वो क्रिमिनल मैटर को देखता है। तो जिला जज के पास सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स आते हैं। तो डायरेक्ट जुडिक्शन नहीं होता, नीचे से अगर कोई अपील होती है, कोई रिवीजन होता है, अगर ऑर्डर के अगेंस्ट में जब आप जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाता है। जैसे एडीजे है, एडीजे रैंक का अधिकारी, उसके पास कौन से एक्ट है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। अगर बिजली चोरी वोरी वाले जो एक्ट है उसके लिए एडीजे रैंक का अधिकारी होता है, वो भी एक स्पेशल एक्ट, स्पेशल कोर्ट बनती है।
जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में भी दूंगा। और कौन सी कोर्ट आपने देखा है? इसमें महिलाओं से संबंधित जो है हाँ दहेज या दहेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, ऐसे भी कोर्ट हमारे पास है, ऐसे उसके बारे में हाँ, बताएं। ये भी महिलाओं से संबंधित था। जैसे डोमेस्टिक कोई विक्टिम है, जैसे पास्को के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। जी, जी। पास्को में 18 साल से उसकी उम्र कम है तो पास्को में जाएगा, लेकिन अगर वो महिला उसकी 18 साल से ज्यादा है और उसके लिए भी स्पेशल कोर्ट बनती है। महिलाओं से संबंधित अपराध के लिए भी एक अलग कोर्ट बनती है। सेशन ट्रायल जो केसेस होते हैं उसके लिए भी अलग कोर्ट है। प्रेजेंट टाइम में जैसे हमारे यहाँ एडीजी एफटीसी जो एडीजी एफटीसी फर्स्ट है, उनके पास वीमेंस के अगेंस्ट में जो ऑफेंस होते हैं उसके लिए उनको जुडिक्शन है और वो उस चीज का ट्रायल करते हैं। लेकिन और एक अलग कोर्ट लोअर कोर्ट में बनता है। जैसे महिला थाना जो बनते हैं उसके लिए भी एक अलग कोर्ट स्पेशल है। डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस है पहले देखती है महिला थाना, मतलब 498 ये जो पहले था तो व्यक्ति के लिए दहेज वाली थी, तो उन सब चीजों के लिए भी अलग कोर्ट बनती है। और कौन सी कोर्ट? एनडीपीएस के लिए भी एक कोर्ट बनती है। एनडीपीएस मतलब जो अफीम, गांजा, भांग, चरस, इन सब चीजों का अगर कोई कंज्यूम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, सेल करता है, तो जिसको लॉ में जिसके लिए लॉ में रिस्ट्रिक्शन दिया गया, अगर कोई पर्सन उसका वायलेशन करता है तो उसके लिए भी उसको ट्रायल करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनती है। लेकिन अगर ये स्पेशल एक्ट एनडीपीएस ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और एडीजे रैंक का अधिकारी उसको ट्रायल करता है। लेकिन अगर उसकी अमाउंट कम है, जैसे गांजा है एक किलो से ज्यादा है तो हमारे स्पेशल कोर्ट पे आएगा। लेकिन 1 किलो से अगर कम है तो मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट। तो मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट है, जिस जुडिक्शन में रहेगा उस जुडिक्शन का मजिस्ट्रेट उसको देखेगा। और किस टाइप का कोर्ट आपने देखा है हमारे यहाँ पे? और क्या चीजें आपने यहाँ पे देखा है? कौन सा डिपार्टमेंट को देखा है? यहाँ पे लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी भी है, राइट। और सर्टिफाइड कॉपी नकल बनाने के लिए, सर्टिफाइड कॉपी बनाने के लिए सर्टिफाइड कॉपी की एजेंसी ऑफिस होती है, जहाँ से सर किसी भी कोर्ट के डॉक्यूमेंट का सर्टिफाइड कॉपी जो आप कहीं पे भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग ऑफिस होती है। और कौन सी ऑफिस आपने देखा है? मैरिज वगैरह के बारे में बताया, जैसे मैरिज वगैरह किस कोर्ट के अंदर आता है? कोर्ट मैरिज हमारे कोर्ट मैरिज के लिए जो लोगों के अंदर इस चीज का डाउट है और लोग ये चीज समझते हैं और कि हम कोर्ट में आएंगे कोर्ट मैरिज कर लेंगे, तो प्रैक्टिकल अप्रोच में अगर देखा जाए जो चीजें दिखती हैं, लेकिन ये सब चीजें लीगल है कि 50 रुपए के स्टाम्प, 50 रुपए के स्टाम्प पे दो लोग हैं जो जो हिंदू मैरिज एक्ट या के अकॉर्डिंग सारी क्राइटेरिया फुलफिल भी करते हैं, फिर भी लेकिन 50 के स्टाम्प पे उनको एक नोटरी करके दे दिया जाता है, बता दिया जाता है आपकी शादी होगी। तो ये पूरी तरीके से क्या है, ये पूरी तरीके से लीगल है, इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री वैलिडिटी नहीं है। बेसिकली मुस्लिम में जो मैरिज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है मुस्लिम में, बट हिंदू में ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ये क्या है, वो पूरे जन्म जन्म का ये पूरा साथ है इसका। इसको एक सेक्रेट रिलेशन बोला जाता है, पवित्र रिश्ता बोला जाता है। और ये ऐसा बिलीव है, ऐसा थॉट प्रोसेस है कि शादी हिंदू में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसलिए जो 50 के स्टाम्प होते हैं जो यहाँ पे जो लोग प्रेफरली कर देते हैं, इसको हमेशा ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, किसी भी कोर्ट ने इसको कभी भी इस पे बिलीव नहीं किया है। और ये पूरी तरीके से इसको जो पर्सन कर ही रहा है वो भी गलत है। हिंदू मैरिज एक्ट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो 50 रुपए के स्टाम्प देके नौकरी करा के किसी का शादी हमारे यहाँ नहीं होता। शादी करने के लिए एक मैरिज ऑफिसर होता है, वो मैरिज ऑफिसर हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। और जैसे जहाँ पे आपकी सैलरी होती है, जैसे पहले कुछ समय पहले हमारे यहाँ एडीएम को विवाह अधिकारी, मैरिज ऑफिसर, मैरिज डिपार्टमेंट दिया गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे सैलरी होता है और वहाँ पे उस विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, मैरिज को वो आप कहीं से मैरिज आप परफॉर्म करके लाएंगे। और उसके लिए प्रोसेस है, स्पेशल मैरिज एक्ट एक अलग एक्ट बनाया गया है और स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए अलग जुडिक्शन है, वो एक अलग कोर्ट है। जो मैरिज कोर्ट हमारे सिविल कोर्ट का नहीं है, वो मैरिज ऑफिसर वहाँ पे है सैलरीड वाला, जहाँ पे सैलरीड का काम होता है। उप निबंधन अधिकारी बोला जाता है, रजिस्ट्री ऑफिस बोला जाता है। तो वहाँ पे आप जाते हैं, अपनी क्राइटेरिया पूरी करते हैं, तो वो 2 विटनेसेस लगे रहते हैं और उसकी पूरी अगर आप कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो लोग आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है। हम लोग का एक जुडिशियल जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है उसमें जुडिशियल वर्क होता है। और लेकिन वो जो मैरिज जो बताते हैं कोर्ट मैरिज हमारे यहाँ नहीं। कोर्ट मैरिज के लिए वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने अपने रूल रेगुलेशन बनाती है, उसके हिसाब से
वहाँ से जो मैरिज ऑफिसर होता है वो सारे कंडीशन को फुलफिल करने के बाद तो हमारे यहाँ जो चीज़ बनता है वो प्रैक्टिकली पूरी तरीके से लीगल है। उसका कोई जो बना रहा वो भी गलत है, जो उसका बेनिफिशियरी है वो भी गलत है। इस चीज़ों को बीइंग एज एडवोकेट हम लोगों को भी प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक याद है कि बहुत से लोग आते भी हैं, अभी भी लोग के अंदर यही है कि आते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ से हम मैरिज वाला कर कंप्लीट करा के, तो मैंने आज तक बनाया भी नहीं क्योंकि वो पूरी तरीके से गलत है कि कोई बेनिफिट नहीं होता। तो मैरिज ऑफिसर के लिए अलग कोड कोई किशोर कोड वाले बारे में। हाँ, किशोर कोड। अगर कोई बच्चा है अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है, अच्छा पास्को में भी 18 साल से कम है, अगर उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो पास्को में चला गया 18 साल। अच्छा इंडिया में जो चीजें बताया गया चाइल्ड की जो डिफिनेशन है वो 18 साल। अगर 18 साल के बच्चे को कोई कंसेंट नहीं मांगता, जैसे दो बच्चे हैं, मान लीजिए कोई स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, दोनों लोगों की एज 18 बिलो है, तो 18 बिलो में कंसेंट वैलिड नहीं, राइट। जुवेनाइल जुवेनाइल कोर्ट एक अलग कोर्ट होती है, वहाँ पे जो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, अगर उन लोगों ने कोई ऑफेंस किया है तो उनकी जो ट्रायल चलेगा वो अलग चलेगा और उसको कभी एक्यूज नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता है चाइल्ड कंफ्लिक्ट विद लॉ, कि जिसने गलती कर दी। 18 साल से कम अगर किसी बच्चे ने लड़ाई झगड़ा मारपीट कर दिया है तो बेसिकली उसका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा, तो जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि लेकिन एक चीज़ और उसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि अगर किसी 18 साल से कम के बच्चे ने, मान लीजिए उसकी उम्र 17 साल 10 महीने है, छोटे मोटे अपराध के 17 साल 11 महीने या फिर 20 दिन भी है, मतलब 18 साल में 1 दिन भी कम है, तो वो अगर उसका जो ट्रायल चलेगा वो ट्रायल, अगर उसने नॉर्मल ऑफेंस किया, लड़ाई झगड़ा मारपीट छोटे ऑफेंस किया, पिटी ऑफेंस किया, तो उसका ट्रायल चलेगा जुवेनाइल कोर्ट में। लेकिन अगर अगर उसने सपोज दैट हीनियस ऑफेंस कर दिया, हीनियस ऑफेंस में 10 साल से ज़्यादा की सजा है, जैसे सपोज दैट उसने कोई मर्डर कर दिया, अगर उसकी उम्र 17 साल की है, तो आप कहेंगे कि वो जुवेनाइल में, उसका ट्रायल जुवेनाइल में, तो अगर उसमें एक चेक होता है सेक्शन 15 में, उसमें उसकी मेंटल स्टेटस को चेक किया जाता है उसका। वो 16 साल से अगर उसकी उम्र, अगर उसने हीनियस ऑफेंस कर दिया तो उसका मेंटल स्टेटस चेक होगा, उसका ट्रायल कहाँ चलेगा, हमारे यहाँ चलेगा, मतलब सेशन कोर्ट में चलेगा, वो जुवेनाइल में नहीं चलेगा। सेक्शन 15 की एप्लीकेशन उस पर डिसाइड होने के बाद, क्योंकि वो मेंटली कैपेबल था अपने ऑफेंस को करने के लिए, वो क्राइटेरिया अगर वो टेस्ट पास आउट होता है तो उसका जो ट्रायल चलता है, ट्रायल हमारे यहाँ नहीं चलता। 16 साल उसके लिए क्राइटेरिया 16 साल, लेकिन अगर 16 साल से कम है, चाहे जितना बड़ा ऑफेंस उसने किया है उसका ट्रायल वही चले। लेकिन हीनियस ऑफेंस किया तो 16 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, 16 साल से ज़्यादा है तो उसका ट्रायल हमारे यहाँ चलेगा। लेकिन अगर 16 साल से कम है तो उसका ट्रायल हमेशा जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा, चाहे कितना भी गंभीर हो। अगर 7 साल का कोई बच्चा कोई ऑफेंस कर देता है तो पहले आईपीसी में भी उसके लिए डॉली इनकैपेक्स बोला जाता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो गलती माना गया, उसका कोई ऑफेंस नहीं, उसको कोई पनिशमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें और कोई चीज़ें जैसे इतने कोर्ट हो गए, हम लोगों ने देख लिया, पासो कोर्ट हो गए, SC/ST कोर्ट हो गए, गैंगस्टर कोर्ट हो गए, NDPS कोर्ट हो गए, जुवेनाइल है, जुवेनाइल के लिए अलग कोर्ट होती है, और फैमिली कोर्ट अलग होती है जहाँ पे पारिवारिक मामले, बच्चों को गोद लेने वाली बातें, ऑप्शन वाले, मेंटेनेंस वाली बातें, मैरिज डाइवोर्स वाली बातें, तो ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग कोर्ट, फैमिली कोर्ट, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब कोई पर्सन इंटर्नशिप करता है तो उसको सबसे पहले कोर्ट के एजुकेशन के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए, बेसिक क्रिमिनल बेसिस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स उसको जानकारी हो जानी चाहिए,